आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ईपो ऑक्साइड। ईपो ऑक्साइड क्या होता है? ईपो ऑक्साइड साइक्लिक ईथर को बोलते हैं। ईथर में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ठीक है, ये सिंगल चेन की फॉर्म में होता है और जब ये सिंगल चेन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे साइक्लिक ईथर बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है ईपो ऑक्साइड। जनरली ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये 3 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं। इनका हम इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन जो है वो एथिलीन की ऑक्सीजन पर अभिक्रिया से हम इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड्स होते हैं। इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं हम। फर्स्ट इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलोहाइड्रिन से। एल्कीन के द्विबंध पर हम हैलोजन और वाटर के एडिशन से ईपो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए हमारी रिएक्शन, एल्कीन की रिएक्शन हम X2 और H2O के साथ कराते हैं तो एक कार्बन पर X और एक पे OH जुड़ जाता है और एक HX इसमें बाहर निकल जाता है। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन, इसे हम हेलोहाइड्रिन बोलते हैं। इसकी हम क्षारीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें HX अगेन बाहर निकल जाता है और इसमें साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसकी सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। किसी एल्कीन की किसी भी पर एसिड के साथ हम इसकी अभिक्रिया से साइक्लिक ईथर बना सकते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हम पर एसिड बेंजोइक एसिड से कराते हैं तो इसमें साइक्लिक ईथर बनता है और बेंजोइक एसिड इसमें बनता है। क्योंकि पर एसिड होता है, इसका एक ऑक्सीजन एक्टिव होता है, वो एल्कीन के साथ जाकर जुड़ जाता है और साइक्लिक ईथर बनाता है। इसी तरह से हम स्टाइरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं पर एसिड के साथ और इसमें स्टाइरीन ईपो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। इसे हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो इसमें से वाटर का लॉस हो जाता है और एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इन मेथड से हम ईपो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इपॉक्सी इथेन एक कलरलेस गैस होता है और इसकी स्मेल जो है वो ईथर जैसी होती है। ये ईथर के जैसे ही अक्रिय पदार्थ होते हैं और ईथर के जैसे अक्रिय नहीं होते हैं क्योंकि ईथर जो होता है वो इनएक्टिव होता है, लेकिन इपॉक्सी कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिंग में होने के कारण उनमें स्ट्रेन आ जाता है, उसके कारण वो अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं। इनकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं। ईपो ऑक्साइड के बॉन्ड एंगल का मान 60 डिग्री होता है, जो कि हमारे जनरल जो स्टेबल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। उससे इसका बॉन्ड एंगल का मान बहुत ही कम होता है। इस ईपो ऑक्साइड के CO बॉन्ड को हम एसिड और क्षार की अभिक्रिया से इस बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं। इजीली हम इसको डिसोशिएट कर सकते हैं। तो ईपो ऑक्साइड का जो डिसोशिएशन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एसिड कैटेलाइज्ड रिंग डिसोशिएशन और दूसरा होता है बेस कैटेलाइज्ड रिंग डिसोशिएशन। दोनों तरीके से हम इसका डिसोशिएशन करा सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अम्ल उत्प्रेरित वलय विदलन।
कि एसिड की प्रेजेंस में कैसे इसकी रिंग जो है वो ब्रेक होती है। इपोऑक्साइड एसिड की प्रेजेंस में बहुत शीघ्रता से अपनी वलय को खोल देते हैं और योगा उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं। इपोऑक्साइड की देखिए हम जल के साथ एसिडिक मीडियम में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें 1,2 एथेन डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी इसकी रिंग इजीली टूट जाती है और इसमें हेलोहाइड्रिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम इथेनॉल से अभिक्रिया कराकर इसमें 2-एथोक्सी एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड है हमारा बेस कैटेलाइज्ड रिंग डिसोसिएशन। ये सभी अभिक्रियाएं हम इसकी क्षार की उपस्थिति में भी करा सकते हैं। जब हम इसकी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें नाभिक स्नेही उस पर अटैक करता है और योगात्मक उत्पाद का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए हमारी इसकी रिएक्शन। इसमें हम सोडियम एथो ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें जो हमें अम्ल उत्प्रेरित पदार्थ मिल रहा था वही हमें इसमें मिलता है। 2-एथोक्सी एथेनॉल इसमें बनता है। इसी तरह से हम इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो इसमें 2-एमिनो एथेनॉल बनता है। ये जो इपोऑक्साइड की वलय खुलने की जो अभिक्रिया होती है वो इनके अभिविन्यास पर निर्भर करती है, इनके ओरिएंटेशन पर, इनकी सब्स्टिट्यूशन पर निर्भर करती है कि इपोऑक्साइड की जो रिंग है वो किस डायरेक्शन में खुलेगी। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि कोई भी अगर सिमेट्रिकल इपोऑक्साइड है, जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड जो कि सिमेट्रिकल इपोऑक्साइड होता है, उसमें दोनों कार्बन समरूप होती है, अतः उस पर नाभिक स्नेही जब किसी भी कार्बन पर आक्रमण करता है तो उसमें हमें समान प्रोडक्ट प्राप्त होता है। किंतु यदि कोई इपोऑक्साइड अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है, इसका मतलब उसके जो दोनों कार्बन हैं उनमें से एक कार्बन का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है तो नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होगा वो सेलेक्टिव होता है और ये जो उसका अटैक होता है वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पर कि हमारी जो अभिक्रिया है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। ये मीडियम ही उसके वलय खुलने की दिशा का निर्धारण करता है। अगर हम अम्लीय माध्यम का उपयोग करते हैं तो अम्लीय माध्यम में नाभिक स्नेही अधिक प्रतिस्थापी कार्बन पर पहले आक्रमण करता है। देखिए इसको हम इस मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आइसोब्यूटिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कराते हैं वाटर के साथ एसिड की प्रेजेंस में। इसमें जो वाटर है वो अधिक सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आक्रमण करेगा और जो रिंग है वो कम सब्स्टिट्यूटेड की तरफ, जो ऑक्सीजन है वो कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ चला जाएगा, जैसा कि हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं। और फिर वो हाइड्रोलाइसिस होकर उसमें से H+ बाहर निकल जाएगा और वहाँ पर हमारा OH ग्रुप जुड़ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में जो नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ होता है। अब इसी तरह से हम इसका बेसिक मीडियम में इसकी अभिक्रिया देखते हैं। जब हम यह अभिक्रिया बेसिक मीडियम में कराते हैं तो इसमें हम CH3ONa सोडियम मेथो ऑक्साइड एज ए रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं और इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है CH3O- मेथोक्सी आयन वो कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ जुड़ता है, मतलब उसका जो आक्रमण होता है वो कम प्रतिस्थापी कार्बन की तरफ होता है। इस प्रकार से क्षार जो है वो कम प्रतिस्थापी कार्बन वाला उत्पाद बनाता है और अम्ल अधिक प्रतिस्थापी वाला उत्पाद बनाता है।
ये जो दोनों अभिक्रियाएं होती है ये SN2 मैकेनिज़्म के आधार पर होती है। इनमें जो CO बंध का टूटना और जो नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है वो एक ही पद में होता है। जैसे हमारे SN2 मैकेनिज़्म में होता है कि दोनों जो स्टेप होती है वो एक साथ होती है, वैसे ही इसमें नाभिक स्नेही एक तरफ आक्रमण करता है और दूसरी तरफ से दूसरा एटम जो वलय है वो इसमें खुलती है। ईपो ऑक्साइड के जो एसिड कैटेलाइज्ड डिसोसिएशन होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध कोण में तनाव के कारण वो पहले से ही दुर्बल होता है और जब हम उसका प्रोटोनेशन करते हैं तो वो और अधिक वीक हो जाता है। तो वो वीक हो जाता है और उसमें संक्रमण अवस्था में वो बंध का निर्माण करता है, जिससे कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है और उस पर फिर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, जैसा हम इस मैकेनिज़्म में देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब क्षार उत्प्रेरित डिसोसिएशन होता है तो उसमें जो दुर्बल निष्कासित समूह होता है वो प्रबल क्षारीय एल्कोऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि उसमें नाभिक स्नेही जो होता है वो क्रम प्रतिस्थापी की तरफ आक्रमण करता है और ऑक्सीजन जो होता है वो एनायन की फॉर्म में बदल जाता है और फिर दूसरी तरफ नाभिक स्नेही अधिक क्रियाशील होकर उस पर आक्रमण कर यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम इसकी अम्ल तथा क्षार उत्प्रेरित विदलन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब ईपो ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।